Hello everyone, welcome to our next lecture. This is third lecture of human health and disease. Now today we will study about the types of immunity. First of all, we learn about the acquired immunity. Acquired immunity, that means कि those immunity which develop during the survival of life. डैट मीन्स कि आप इजीली इसके ईजी लैंग्वेज में बोलना चाहोगे तो जो हम लोग जीवन में जीते हैं और जीवन जीने के दौरान जो भी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल्स पाए जाते हैं और दूसरे जो लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं कि बी लिम्फोसाइट का अदर दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड लिम्फो इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड सेकेंड हमारा है टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को और दूसरे नामों से हम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे और एक नेम यूज करा गया है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे भी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते इस चीज़ को सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम फर्दर बी लिम्फोसाइट का फर्दर डिवीजन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल को प्लाज्मा सेल बोलते हैं और दूसरे सेल जो हमारा होते हैं वो मेमोरी सेल होते हैं। प्राइमरी जो हमारा प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और जो मेमोरी सेल होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव कहने का अर्थ क्या है, जो प्लाज्मा सेल है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज में, इसलिए हम बोलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल्स होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और वो एक्टिव होती है। नाउ जो मेमोरी सेल की बात कर रहे हैं तो मेमोरी सेल की बात हम नेक्स्ट करते हैं फर्दर। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट की। तो हमारा जो दूसरा टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है ये टी लिम्फोसाइट्स है, जिसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं तो हम बोलते हैं दिस टिश्यू या दिस लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू ग्राफ्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दैट मीन्स कि ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है उस दौरान जो आपके बॉडी के अंदर कभी रिजेक्शंस की काम आती है, कोई बॉडी आपका एक्सेप्ट करता है ना सेल का, तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स ही वो चीज़ें होती है जो कि रिजेक्ट करने का काम करती है, तो उस समय ये काम करती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट्स की। तो टी लिम्फोसाइट्स में भी 4 टाइप्स होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट एच होती है, जो टी लिम्फोसाइट एच होती है जिसे हम बोलते हैं टी एच सेल, जो कि हेल्पर की तरह काम करता है। डैट मीन्स कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं बट डायरेक्टली इन्वॉल्व में नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं हम टी लिम्फोसाइट के की, तो इसे हम बोलते हैं किलर सेल। अगर बात किलर सेल तो ये क्या करता है, जो कैंसर सेल, कोई भी कैंसर सेल जो आपको इन्फेक्ट करती है, जो वायरस आपको इन्फेक्ट करती है उसे किल करने का काम करती है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है। और टी लिम्फोसाइट्स का हम टाइप पढ़ने जिसमें हम लोग टी एच पढ़ चुके हैं। टी एच क्या करता है, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशंस में और दूसरे जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो वायरस सेल होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टी एस, जो टी लिम्फोसाइट एस है जिसे हम लोग सप्रेसर सेल बोलते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनोगे, अगर आपके बॉडी में जो टी किलर सेल है वो किल करता रह गया तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बॉडी के खुद का सेल को वो डेड करने लगेगा। तो इस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो रोकने के लिए कौन से टी लिम्फोसाइट्स जाते हैं, तो हम बोलते हैं जो टी एस होते हैं सप्रेसर सेल, वो जाके टी किलर सेल को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, किसी तरह के फिर से आगे जो फाइट कर रहे कैंसर सेल से उससे रोकने की काम करते हैं। जब काम हो जाएंगे तो क्यों फाइट करता रहेगा बेकार की, तो इसलिए हम टी सप्रेशन सेल की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही जो कैंसर सेल हैं जो अभी आपको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया या फर्स्ट टाइम इंटर किया आपके बॉडी में, या कोई भी किसी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स या वायरस जो आपके बॉडी में फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया, उससे आप तो फर्स्ट टाइम फाइट कर लिए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उससे पहले हमें प्रिपेयर होके रहना है। इसके लिए आपका जो टी लिम्फोसाइट का मेमोरी सेल होती है एंड दूसरा बी लिम्फोसाइट के मेमोरी सेल होती है, जो कि ये मेमोरी के अंदर ये डाटा फिक्स रखती है या ये इस तरह के सेल्स को बना लेती है, जो कि फर्दर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल सेम अगर दोबारा बार रिपीट करके वो इंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उससे फाइट करने के काम करती है।
आई थिंक जो हम टी लिम्फोसाइट्स पर हैं 4 टाइप्स का, वो क्लियर हो गया होगा। जो लोग को क्लियर नहीं हुआ एक बार प्लीज़ दोबारा देखेंगे और एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ेंगे। थैंक यू। टिश्यू ग्राफ्ट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आज तो हमारा नेक्स्ट ये जो टॉपिक है हमारा टिश्यू ग्राफ्ट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो आप बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर कौन से एंटीबॉडी होती है, या कौन से टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजेक्शंस के लिए या उसको मैच कराने के लिए। जब भी आपके किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप का मैच करवाते हैं। दूसरा हम MHC मॉलिक्यूल्स का, MHC मॉलिक्यूल्स मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, डैट मीन्स कि आपके अंदर जो टिश्यू हैं उससे मैच कराई जाती है कि ये टिश्यू जो आपके बाहर से इम्प्लांट करा जा रहा है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो बात करते हैं MHC मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, MHC1 बोलते हैं, दूसरा MHC2 बोलते हैं। तो MHC जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सारे बॉडी पे, लेकिन जो MHC सेकेंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेज पे, और दूसरा होता है डेंड्रेटिक सेल्स ऑफ WBC। अब यहाँ पे मैक्रोफेज मतलब आप समझ रहे हो ऐसे फेगोसाइटिक सिक, डेट मीन्स कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देते हो या खा जाते हो, इस तरह के सेल को हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा है यूज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, डेट मीन्स कि आप जब आपको हम ये जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की चैप्टर पढ़ेंगे, उस दौरान हम लोग साइक्लोस्पोरिन की बात करेंगे। तो जो ये साइक्लोस्पोरिन होती है, जब आपका बॉडी के अंदर ऑर्गन इम्प्लांटेशन होती है तो ये इंजेक्शंस, ये ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि आपके बॉडी का जो सेल है वो सप्रेस रहे और जो भी बॉडी का ऑर्गन इम्प्लांट हुआ उसको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ 2 तरह के ड्रग्स का यूज करा जाता है, एक होता है साइक्लोस्पोरिन और दूसरा होता है हमारा कोर्टिसोल होती है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हम 2 तरह के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, दूसरा इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं। इम्यूनिटी को फर्दर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग एंटीबॉडी पढ़ चुके हैं, एंटीजेन पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी पढ़ चुके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आज हम फिर से ये देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो एक सीधा और सरल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये आपके बॉडी में जब आप कोई भी किसी तरह के पैथोजेन से या माइक्रोब से फाइट करते हो उस दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और बात करते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपको एक्चुअली में जो लड़ने वाले फाइट करने वाले सेल्स होते हैं या एंटीजेन या एंटीबॉडी डायरेक्टली आपके बॉडी में डाल दिया जाए उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हम IgA एंटीबॉडी की बात करते हैं तो जो मदर का मिल्क होता है फर्स्ट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 6 मंथ्स का जो मिल्क होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम जो होती है वो IgA एंटीबॉडी कंटेन करती है जो कि पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करती है। तो हम बात कर लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करते हैं, ये प्रोफाइलैक्सिस, दैट मीन्स कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमें बचाती है। और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट बॉडी, एंड ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है एक्चुअली में ये जब भी कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्शन होगा तो वो स्लो होता है, तो जिसके कारण हम बोलते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसका जो एक्शंस होती है वो स्लो होती है बट लंबे टाइम के लिए होती है और उसका इफेक्ट लंबे समय तक होती है। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मेमोरी सेल के 2 तरह के सेल हैं, एक्टिव नेचुरल, दूसरा है एक्टिव आर्टिफिशियल। तो हम एक्टिव इम्यूनिटी में भी हम 2 तरह की इम्यूनिटी पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस और दूसरा पढ़ते हैं ऑल वैक्सीनेशन। जो आपको आप कोई भी पैथोजेंस या माइक्रोब की या डिजीज़ के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। और दूसरा जो नेचुरली आप किसी भी पैथोजेन से आप फाइट कर रहे हो उस दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी होती है ये ट्रीटमेंट की जाती है, फॉर ट्रीटमेंट होती है और ये प्रिपेयर्ड होती है, डैट मीन्स कि आपकी खुद की बॉडी ने
प्रिपेयर कर रही, नहीं बना रही है, ये आपके बॉडी से ऑलरेडी बाहर से, आपके बॉडी के बाहर ये चीज़ें एंटीबॉडी बन चुकी है, जो कि आपके अंदर होस्ट क्या इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ये फास्ट होते हैं, बिकॉज आपके बॉडी को एंटीबॉडी बनाने नहीं है, और एंटीबॉडी डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जा रही है। तो ये एंटीबॉडी डायरेक्टली आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उसको किल करेंगे और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये छोटे कुछ समय के लिए थे, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड टाइम्स। नाउ यहाँ पे जब पेसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो पेसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल अब्सेंट होती है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं पेसिव इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल मिलता है, और दूसरा पेसिव इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं जो कि हम आर्टिफिशियली एडॉप्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पेसिव इम्यूनिटी जो नेचुरल है। हम अभी जस्ट हम बात किए हैं ना कि जो मदर का मिल्क होता है ना, जब मदर बेबी को डिलीवर कर देती है तो शुरुआती के 6 मंथ्स जो होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रम मिल्क प्रोड्यूस होती है, उस मिल्क में जो कलर येलोइश कलर होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो एक्चुअली में एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में आती है। अब तो इस तरह से अगर मदर से फ्यूटस में, दैट मीन्स कि माँ से बच्चे में जो एंटीबॉडी डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है, उसे हम बोलेंगे पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज ये किसी तरह के बाहर से हम नहीं ले रहे हैं, ये मदर से ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये नेचुरल है और पेसिव है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में नहीं बने, मदर की बॉडी में बनी है। तो दैट पेसिव इम्यूनिटी नेचुरल इज दैट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी थ्रू द प्लेसेंटा IgG एंड वन इज कोलेस्ट्रम IgA। तो अभी हम कुछ देर पहले एंटीबॉडीज़ पढ़े थे, तो जो एंटीबॉडीज़ हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि IgG एंड IgA का पढ़ रहे थे कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन से काम करते हैं और कहाँ कहाँ से ये पास कर जाते हैं। तो बात कर रहे हैं दूसरा हम पेसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। पेसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारा इसमें एंटीविनोम आती है। एंटीविनोम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो एंटीविनोम होती है ये किसी भी तरह का स्नेक आपको काटते हैं तो उस दौरान जो ड्रग्स ली जाती है, जो आपकी बॉडी में ली जाती है प्रोटेक्शन के लिए और बचाने के लिए, तो वो एंटीवेनम होती है। अब बात कर लेते हैं ATS की। तो ATS भी हम लोग लेते हैं जब भी किसी तरह का पिन चुभ जाता है, आयरन या किसी तरह का मेटल्स का बॉडी आपके अंदर चुभ जाता है, तो उस समय आप क्या लेते हो? ATS लेते हो। ATS का फुल फॉर्म क्या है? एंटी टेटनस सीरम है। तो इस तरह का जो भी हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज लेते हैं या एंटीबॉडी लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशंस है हमारा इम्यूनाइजेशन है। दैट मीन्स कि वैक्सीनेशंस क्या होता है, इम्यूनाइजेशंस क्या होता है, आज हम लोग ये सीखेंगे कि इम्यूनाइजेशंस क्या होते हैं एंड वैक्सीनेशंस क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं हमारे बॉडी में। The principles of immunization और vaccination is based on the property of memory of the immune system। ये क्या बोला है? जो वैक्सीनेशंस होती है, जो इम्यूनाइजेशंस होती है, जैसे आप लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए होंगे, तो डैट मीन्स की क्या बताएगा कि जब आप वैक्सीन लोगे तो आपकी बॉडी में इफेक्ट उसकी कम दिखेगी और उससे क्या होगा, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, फाइट करने में हेल्प मिलेगा। इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। क्या बोला जाता है कि वैक्सीनेशन में या तो ये हो सकता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन डाला जाएगा और इनएक्टिवेटेड पैथोजेन डाला जाएगा, जो कि चाहे जीन हो, चाहे वो उसके DNA हो, चाहे उसके कोई प्रोटीन हो। तो इस तरह से इम्यूनाइजेशंस होती है। तो हम बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशंस को कैसे कैसे इंजेक्ट की जाती है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हेलो, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले आप इधर देखिएगा, ये बी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स के 2 सेल होते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स होते हैं, दूसरा मेमोरी सेल्स होते हैं। हाँ, देखिए बी लिम्फोसाइट्स हम पढ़ रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स के 2 सेल्स होते हैं, एक मेमोरी सेल, दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस करते हैं। और अब बात करते हैं इधर देखिएगा, अब वैक्सीनेशंस होते हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली क्या करा जाए, होल ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा जाए, होल ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। दूसरा में ये हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर इसके सब कुछ पार्ट कुछ पार्ट आपके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और थर्ड में क्या होता है, कोई भी पैथोजेंस है, जो माइक्रोब्स है, जो आपको इन्फेक्ट करने वाली सेल्स है, वो क्या करती है, उसके DNA को निकाल के आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट की जाती है। ये काम किस तरह से करते हैं आप देखिए।
जो होल ऑर्गेनिज्म होती है, जो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, इसमें इनएक्टिव करते हैं या उसको कमज़ोर कर देते हैं और उसके बाद इन्फेक्ट करवाते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये जाके एंटीबॉडी के पैराटोप्स पे जाके बाइंड करते हैं और ये जो सरफेस है, एंटीजन के जो सरफेस हैं, ये जाके बाइंड करते हैं एंटीबॉडी से। फर्दर ये अब होल ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, एक तो कमज़ोर तरीके से डाल सकते हैं और दूसरा पूरी तरह से उसको किल करके हम वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी वो जो पैथोजेन से उसके जीन निकाल के और एक वेक्टर के साथ उसे रिकम्बाइन करवा के क्या करते हैं, बॉडी को इन्फेक्ट करवा देते हैं, हॉस्टल के अंदर भेज देते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, बहुत बार तीसरे तरीके ये हैं कि डायरेक्टली वो जो मैक्रोस हैं या पैथोजेंस हैं उसका डीएनए निकाल के हम डायरेक्टली ह्यूमन की बॉडी में या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और डायरेक्टली ये जाके एंटीबॉडी के सरफेस से जाके कांटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे हार्मोन जो भी केमिकल्स होते हैं उसका बनाने का काम करते हैं, टॉक्सिन्स और टॉक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और जो डीएनए होते हैं वो डायरेक्टली क्रोमोसोम से जाके कंबाइन कर देते हैं और सरफेस ऑफ एंटीजन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन जो पढ़े हैं ना उसको 3 तरीके से इसको हम बांटते हैं, तो बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है कि होल ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जाती है। तो इसमें भी 2 तरीके की होती है, एक तो आधा मरा हुआ पैथोजन को डालेंगे या तो पूरी तरह से मार के हम आपकी बॉडी के किल करके आपकी बॉडी के अंदर डालेंगे। तो आप देखेंगे कभी पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन से वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं तो उसमें किसके किल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और किसके लाइव या वीक तो लाइव को बोलते हैं, लाइव एन्यूटेड बोलते हैं और दूसरा जो वीक होता है या कमज़ोर होता है उसके अलग अलग हम वैक्सीन पढ़ लेते हैं, किसके एक्टिव होते हैं किसके इनएक्टिव होते हैं। जब आप बात करते हैं टाइफाइड का, रेबीज़ का, इंजेक्टिव पोलियो वायरस की और कोलेरा की, तो इसमें जो आपके अंदर वैक्सीनेशन करी जाती है वो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होती है वो फर्स्ट जनरेशन की होती है और वो उसमें होल ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है और वो भी किल्ड डाला है। और बात करते हैं दूसरा, होल ऑर्गेनिज्म को ही डालना है लेकिन उसे अधमरा करके डालना है, तो उसे बोलते हैं इनएक्टिव और वीक ऑर्गेनिज्म। तो इससे जो तैयार होते हैं वैक्सीन इसे हम बोलते हैं बीजी। तो बीजी का फुल फॉर्म ये जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस होती है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको वैक्सीन दी जाती है जिसे हम लोग VCG बोलते हैं। अब बात करते हैं OPV। तो OPV क्या है, ओरल पोलियो वायरस। एक है इंजेक्टिव पोलियो वायरस और दूसरा है ओरल पोलियो वायरस। तो एक इंजेक्ट सुई भी पड़ती है और दूसरा आपको ओरल पिलाया भी जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स की भी जो वैक्सीन होती है वो होल ऑर्गेनिज्म की होती है लेकिन वो आधे मरे होते हैं या वीक होते हैं ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी आपके अंदर जो वैक्सीनेशन की जाती है उसमें जो फर्स्ट जनरेशन की बात होती है और उसमें भी वीक होती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन की वैक्सीनेशन में क्या होती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं ना, उसके सम पार्ट को हम क्या करते हैं निकाल के जो आपके रिकॉम्बिनेंट होते हैं, कोई भी वेक्टर लेते हैं उसके साथ कंबाइन करवा के उससे एंटीजन प्रोड्यूस करवा के ये होस्ट के बॉडी में हम इनपुट करते हैं और ये ईस्ट के बॉडी में इनपुट करते हैं। तो यहाँ अब देखते हैं हम जो सेकेंड जनरेशन की बात है, तो इसमें कुछ रिकम्बाइन करके और कुछ टॉक्साइड्स बना के जाते हैं। तो जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स बनाते हैं उसे हम टॉक्साइड बोलते हैं। टॉक्साइड अगर कोई पूछे टॉक्साइड क्या होता है, तो इनएक्टिव टॉक्सिन्स होती है जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को मारने के लिए होते हैं, उसे हम टॉक्साइड बोल रहे हैं। अब टॉक्साइड जो सेकेंड जनरेशन की वैक्सीनेशन है सब यूनिट वाली, उसमें कौन कौन से वैक्सीनेशन का प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें हम बोलते हैं DPT वैक्सीनेशन जो होती है ना, जो कि डिप्थीरिया और पार्टूसिस और टेटनस के लिए की जाती है। तो टेटनस के लिए हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं उसमें हम कुछ यूनिट डलवाते हैं अपने बॉडी के अंदर ताकि उससे एंटीजन जाए, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव जाएंगे तो वो आपके बॉडी को इन्फेक्ट कर देंगे, इसलिए वीक या कमज़ोर करके उसे भेजा जाता है ताकि आपके बॉडी को कम इन्फेक्ट करे। अब बात कर तो आई थिंक हम लोग एक चीज़ें और बचा, हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन क्या होती है, DNA वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। डैट मीन कि जो पैथोजेंस होते हैं उससे DNA निकाल के और होस्ट के बॉडी में डाल दी जाती है। और इस तरह के जो
वैक्सीनेशन हम लोग यूज करते हैं तो इसमें हेपेटाइटिस बी का यूज करते हैं।